बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम गिल है और मेरे साथ हैं वकास शफकत कालो। वेलकम टू द ग्लोबल चैट्स वर्ल्ड। दुनिया के अंदर फसादात की एक इस तरह की सिचुएशन स्टार्ट हो गई है जिसमें एक अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफात के साथ साथ इंसानी जुल्म सितम की भी दास्तानें कहीं से कम नहीं है। अगर हम बात करें नेचुरल डिजास्टर्स की, तो नेचुरल डिजास्टर में हीट डोम हीट डोम की वजह से फ्रांस में आग लगना और लोगों की कैजुअलिटीज होना। इसी तरह चाइना के अंदर जो फ्लड आना और तूफान आना और उसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एंड अपर राइपेरियन स्टेट होने के नाते इंडिया के अंदर इसी तरह के मसाइल से दरपेश हैं। अगर हम ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक इश्यूज की बात करें, अगर इंसानियत की बात करें, तो मिडल ईस्ट में जो वॉर है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है वो एनर्जी कॉरिडोर है और पूरी दुनिया में सस्ता तेल और सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की जो डिमांड एंड सप्लाई यानी एनर्जी नेसेसरी है हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, हमारे डेली यूजेज के लिए, हमारी जिंदगी की कोई ऐसा मामलात नहीं है जो विदाउट एनर्जी चल सकता है। जैसा कि अफगानिस्तान में अमेरिका को एक पूरी तरह पसपाई हुई, इसी तरह ईरान वॉर में यूएस को भी उससे बड़ी मुंह की खानी पड़ी। जब आग जलती है तो उसके शोले आसमानों को छूते हैं। जब आग आखिरी लम्हात रह जाते हैं तो वो आखिरी शोला आसमान को छू के वापस राख में बदल जाता है। इस वक्त अमेरिका की सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जो वॉर में सिचुएशन, वो आखिरी शोले वाली, आखिरी जो शोला है। अब वो शोला आसमान को जलाता है या राख में बदलता है, ये टाइम डिसाइड करेगा। स्विस कैनाल की क्राइसिस के बाद जब ब्रिटिशर एंड फ्रांस को अमेरिका ने किक ऑफ किया फ्रॉम मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट में अपने एयर बेसेस डेवलप की, फ्यूल रिफ्यूलिंग के सेटलमेंट, अपने ट्रूप्स, फिफ्थ फ्लीट और सब कुछ इस एरिया में लाके सेटल डाउन किया, जस्ट टू लेट डाउन, जस्ट टू डिस्ट्रॉय यूएसएसआर। आज वही उसका अपना बनाया हुआ फंदा उसमें खुद फंस चुका है। इसराइल ने अपनी जज्बातियत और अपने मुकाबलेबाजी या अपने बदला लेने के चक्कर में अमेरिका के इतना बड़ा लॉस कर दिया गया है कि राउंड अबाउट इट्स अप्रॉक्सीमेट 35 to 40 बिलियन डॉलर टिल। और अमेरिकन जो पेंटागन है स्टिल जो है वो मांग रहे हैं 80 to 90 बिलियन डॉलर। विकास ट्रम्प जो है, जब से ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प आने से पहले इट वाज क्लियर दैट कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा वो लास्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर होगा। बट ट्रम्प पहला टेन्योर सक्सेसफुली जब कंप्लीट किया तो लोगों ने कहा कि ये पेशीन गोई जो थी वो गलत है। लेकिन ट्रम्प साइकिल टेन्योर में आया। ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि उसकी वो जुबान का लीडर नहीं है, उसका कोई ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, इंटरनेशनल अरीना में एक ग्लोबल पावर का प्रेसिडेंट हो और उसके बारे में ये वर्डिंग हो, आपको क्या लगता है? इज दैट रियलिटी एनीथिंग? ट्रू। बिल्कुल रियलिटी है। देखिए, ये नाइटमेयर अमेरिका अमेरिका के लिए है कि अमेरिका जो कि अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, उसका प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में दुनिया किसी जमाने में शाहरुख नाम में बात करती थी उसके लास्ट टेन्योर में, लेकिन अब चूंकि लोग खुलेआम बात करते हैं तो ये एक ट्रम्प के लिए तो आप समझ लें कि शुभ की है ही है, अमेरिका के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। ड्रास्टिक है इसमें। तो ये शर्म का मकाम है ट्रम्प के लिए भी और अमेरिका दोनों के लिए। बट बात यह है कि जो नारा लगाकर वो आया था दुनिया में जंगें खत्म करने का, आप देखें, एक तो पहले उसने उससे आप समझ लें कि अपनी जुबान से फिर गया। फिर उसने ये कहा कि मैं अमेरिका को सुपर पावर बनाऊंगा अगेन। तो मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल ही डुबो के जाएगा उसको। और तेजी से अमेरिका जो है वो, अब उनके अमेरिकन थिंक टैंक्स कहते हैं कि हमारे पास कुछ कुछ ही दिनों का एमुनेशन है। इवन पेंटागन ने भी यही कहा। तो इन्वेंट्री। आप देखें कि ये कभी कभी तो ये लगता है कि ये कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं।
और कभी ये लगता है कि अमेरिका वाकई डिटीरिएट हो रहा है और अपने ख़त्म होने के साइड पे जा रहा है। बट मुझे लगता है कि जो बड़ी सुपर पावर्स आती हैं उनको ख़त्म होने में भी 5 से 10 साल का अरसा चाहिए होता है। बिल्कुल। बट जिस तरह चेंजेस डे बाय डे आ रही हैं, जो अगर इतनी बड़ी सुपर पावर है तो उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी उससे आप भी देख ज्यादा लें कि होंगे, बिग बिल्कुल बिल्कुल। बड़े हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि एक तो एनर्जी क्राइसिस, दूसरा जो उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस है अमेरिका का, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम। जब आपका आइडेंटिटी क्रैश हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपका जो रोब और दबदबा है वो नेशन स्टेट्स पे कोई असर डालेगा। तो ये बैकफुट पे चला गया अमेरिका इस पूरी जंग के दौरान। हाँ, जो उसने सेकंड फेज स्टार्ट किया है उसमें उसने कुछ कंट्रीज की हमदर्दी जो है वो हासिल किया है। तो वो भी मुझे लगता है कि एज ए ट्रम्प कार्ड यूज हो रही है वो हमदर्दी भी। और जो बैक चैनल और जो बैक डोर डिप्लोमेसी है उसमें वो ईरान को ही सारे कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये गिरती हुई दीवार को एक आखिरी धक्का लगाने की सारे कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चाइना और रशिया सारे इस सिनेरियो में ईरान को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे खड़े हुए हैं। हाँ, अब देखें कुछ कई टाइम पे ना आपको बोलना नहीं होता, आपको चुप रह के और काम करना होता है। और जरूरी नहीं है कि वो हर तरफ आप वावेला मचाएं कि जी हम लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये दोनों कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर एक बार अमेरिका को भी पूछना चाहिए कि ये दोनों कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं आया ईरान को, तो वो जानता है कि सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन ट्रम्प का एक बयान आता है कि आप पीछे हट जाएं। वो किन को कह रहा है? वो पाकिस्तान को तो नहीं कह रहा। ईरान तो वैसे ही उससे लड़ रहा है, तो ईरान को तो वो नहीं कह सकता कि आप पीछे हट जाएं। तो वो जिन कुव्वतों को कह रहा है कि पीछे हट जाएं, वो दोनों कुव्वतें उसकी आप देख लें कि मुखालफ हैं, अपोनेंट हैं। हाँ, बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड वो वीटो पावर में भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा सिनेरियो जो है ये अमेरिका को डिग्रेड करने, उसका पेट जो डॉलर है उसको डिटीरिएट करने के लिए ये सारी कहानी जो है वो बिल्कुल आई थिंक उस सारी एपिसोड जो है वो मुकम्मल होने को इंशाल्लाह। जो ट्रम्प है, ट्रम्प का जो पास रेकेट की बात करें तो ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको P5+1, जो ईरान डील थी, न्यूक्लियर डील, उसमें सबसे पहले जो बैक ऑफ हुआ ट्रम्प। COP 17 में ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन बर्निंग पे बात हुई, ट्रम्प बैक ऑफ हुआ। सो जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर थी, अगर हम फर्दर बात करें, एज यू मेंशन दैट, कि अमेरिका के अंदर जो क्राइसिस क्रिएट होंगे वो ये होंगे कि लोकल जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज स्काई रॉकेटिंग इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे, अगर हम बात करें तो सदर बिल क्लिंटन से लेकर आ, बाराक हसन ओबामा तक, जितने प्रेसिडेंट थे, उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी थी वो खत्म करके चाइना की तरफ डाइवर्ट हो गई थी। दे वर थिंकिंग दैट, माइट बी आई एम रॉन्ग, दे वर थिंकिंग दैट अगर हम R&D पे काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, हम चीजें इनोवेट करें, लेकिन प्रोडक्शन पे हम क्यों, वो ये समझ रहे थे कि जब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे कोल के साथ, हम फ्यूचर में क्लाइमेट चैंपियन बनेंगे। और चाइना पे क्योंकि क्लाइमेट एमिशन ज्यादा होगी, कार्बन एमिशन ज्यादा होगी, तो हम उन पे उतना बर्डनाइज करके उसकी इंडस्ट्री को क्लोज कर देंगे। बट सिनेरियो डिफरेंट हुआ। सिनेरियो ये हुआ कि चाइना की जो इकोनॉमी है इतनी अपलिफ्ट हो गई कि उन्होंने ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्जन कर ली। लेस यूजेज ऑफ कार्बन या कोल, या जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, उसको लेस कर दिया। अब ये प्रॉब्लम बना कि दुनिया का मैन्युफैक्चरर तो बन गया, लेकिन अमेरिका के पास क्या बना, उनके अपने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अब ये अगर वॉर खत्म होती है, साउथ से मिडिल ईस्ट में उसकी जो हेजमनी थी वो खत्म होती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अमेरिका की जो आज तक इकोनॉमी थी वो वेपन इंडस्ट्री बेस्ड थी। अमेरिका ने आज तक एनर्जी जो है वो चोरी की एनर्जी की है। अगर हम आज बात करते हैं चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट इन ईरान बिहाइंड द थीम प्रॉक्सी, तो ये प्रॉक्सी वाला जो फार्मूला है सबसे पहले यूटिलाइज किसने किया था? वो अमेरिका ने किया था अगेंस्ट USSR थ्रू अफगानिस्तान।
इन अरब अफगान रशियन वॉर में। तो ये अपनी बनाई हुई फंदे अपने गलों में पड़ते जा रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा सेकंड जो चैलेंज होगा, हुतीज एक्टिवेट कर देंगे। हुतीज बैकफुट किनके हैं? ईरान बैकफुट पे है। दे आर प्रॉक्सी ऑफ ईरानियन गवर्नमेंट। जब हुतीज एक्टिवेट हुए तो हुतीज के बाद क्या हुआ कि जो रेड सी से सऊदी अरेबिया का ऑयल था, एक्सपोर्ट ऑयल वेसल जाती थी, तो वह चाइना, इंडिया, वो क्या हो गया, वो डाइवर्ट हो गई। वो डाइवर्ट हो गई अपर साइड पे, राउंड अबाउट 12,000 किलोमीटर मोर डिस्टेंस। ठीक है, स्वेज कनाल से जब घूम के आएंगी तो टैरिफ बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट होगा डेवलपिंग स्टेट लाइक पाकिस्तान, इंडिया, इनकी लोकल पॉपुलेशन पे, क्योंकि जब एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो एनर्जी कॉस्ट का इम्पैक्ट आपकी सुई से लेकर आपकी बड़ी मेगा इंडस्ट्री तक चले जाता है। तो एक तो ये इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। एंड एज वी नो दैट यूके अलाउ किया B2 बम्बर्स एयर बेसिस के लिए। ये एक लास्ट होप है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है कि यूएस कहीं, ये तो नहीं है कि जापानीज पे जैसे अपनी नाक को बचाते बचाते उसने जापानीज पे तारीख का दुनिया में पहली दफा न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया था, कहीं ईरान के ऊपर भी कहीं अपना नाक बचाते बचाते पूरी दुनिया को तो नहीं राख में कन्वर्ट करने लगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? देखें, ये अमेरिका के लिए थी लास्ट रिसॉर्ट, जो मुझे लगता है। तो मुझे लग रहा है कि वो इस पे ये हमाकत करेगा। और देखिए, इसके इसकी तरफ ना चीज़ें बड़ी तेज़ी से जा रही हैं। एक तो जो पेंटागन की वो 20% वाली एमुनेशन वाली रिपोर्ट, एक वो। दूसरा, इस पूरे सिनेरियो में आप देखेंगे इसराइल कोई अटैक नहीं कर रहा ईरान पे। तो फिर ये जंग किसकी है? जिसकी जंग थी वो बैकफुट पे है, जो जिसकी जंग नहीं थी वो फ्रंट फुट पे है। और एमओयू को सबसे ज्यादा सैबोटैज करने वाला बिहाइंड द सीन्स वो इसराइल था। बिल्कुल। तो अब अमेरिका को ये सोचना है कि जो इस पूरी वॉर का फ्रंट एलाय था उसका, वो बैकफुट पे है और वो खुद जंग लड़ रहा है। इसका मतलब है कि या तो एमोनिशन ईरान के पास, इसराइल के पास नहीं है, और वो पूरे सिनेरियो में बिल्कुल खामोश तमाशाई की हैसियत बना के बैठा हो। दूसरा, वो अमेरिका को, कुछ कुव्वतें हैं इसराइल में जो कि सैबोटाज करना चाहती हैं, डिग्रेड करना चाहती हैं, डिटीरिएट करना चाहती हैं एज ए कंट्री। ये आज से 15 साल पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इसराइल में। कुछ इसराइल के जो आप समझ लें कि जो उसकी स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ये बोला था कि हम पावर शिफ्टिंग करेंगे वर्ल्ड की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो एक 80 90 या इवन 100 ईयर्स चलता है, उसको हम लोगों ने चेंज करना है। तो आई थिंक उसका टाइम बिल्कुल डोर स्टेप पे है, उसकी और वो रिटन ऑन मल्टी द वॉल है। मल्टीपल वजूहात हैं। जो 7 इकोनॉमिक लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लीडिंग फैमिलीज हैं, जिसमें अराउंड अबाउट 5 और 6 आर ड्यू, तो उनका डेफिनेटली बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि अमेरिका, प्रोडक्शन अमेरिका में नहीं है, इनोवेशन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका का जो दुनिया के अंदर एक इमेज है वो खत्म हो चुका है। जो एक गुड कॉप बैड कॉप वाली एक स्ट्रैटेजी थी वो खत्म हो चुकी। इंटरनेशनल फोरम पे अमेरिका की डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई हैसियत नहीं, उनकी मिलिट्री हार्डवेयर की कोई हैसियत नहीं। अब लेबनान के अंदर उनके इंटरसेप्टर का ना काम करना, कुवैत के अमीर का भाग जाना, इंग्लैंड में जाके पनाह ले लेना, तो ये तमाम चीजें इस चीज की इक्कासी कर रही हैं कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जो उनके बेसिकली रियल में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो तो अभी हाथ बांध खड़े हो गए। और अमेरिकन फोर्सेस इस वक्त जो अपकमिंग इलेक्शन है, ट्रम्प या अमेरिका कभी भी बॉडी बैग्स, मोर बॉडी बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिकन कभी भी उनको वोट नहीं देंगे। और सेकंड, अमेरिका अब जो ऑन गोइंग रीजनल इन्फ्लु आपकी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, रेवोल्यूशन, छोटी छोटी मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की, कुर्दिस्तान की वेव को थोड़ा सा इग्नाइट करने की कोशिश की, काकरोच जनता पार्टी की भी एक कहा जा सकता है, लेकिन वो सेटल डाउन हो गई। अगर उसे वो
मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन ना करता तो उसका इम्पैक्ट ये होना था कि वो कंटिन्यू रहती। आ, वजीर खारजा ईरान का पाकिस्तान में आना, वजीर खारजा का मकसद तो खार सॉरी दाखिला का मतलब तो इंटरनल मैटर्स होते हैं, इंटरनल डिफेंस होती है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो बलूचिस्तान के अंदर जो वो सारे फैक्टर्स जो ईरान के अंदर कोई ना मसाइल खड़े कर सकते थे, उनको कंट्रोल करना। वरना ट्रम्प इन कोशिशों में था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुकिंग सच पॉइंट जिसको फ्लैश करता और कंसंट्रेशन डाइवर्ट करता। और सेकेंडली, वन थिंग इज क्लियर, ये वॉर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चाइना के लिए रही है एंड रशिया के लिए। चाइना के लिए कैसे रही है? चाइना में हमेशा हम ये सुनते रहे कि फ्यूचर वॉर जो होगी वो एक ऐसे ट्रेड रूट पे होगी जिसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं, वो उस पे होगी। और उस पे सबसे ज्यादा जो जारादारी है या जो क्लेम करते हैं वो चाइना करते हैं, जिसको 7 डैश लाइन कहते हैं। वो स्टेट्स, वो छोटे छोटे आइलैंड जिसको चाइना कह रहा है ये मेरे हैं, जबकि अमेरिकन बैक स्टेट वियतनाम, फिलीपीन, बोनाई दार इस्लाम, इस तरह के बहुत सारे वो कह रहे हैं हमारे हैं। तो अमेरिका वहां से अपनी कंसंट्रेशन डाइवर्ट करके ईरान की तरफ आ गया। वन प्लस पॉइंट फॉर द चाइना एंड सेकंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द रशिया, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जब लड़ता या ईरान के साथ रिटेलिएट करता, तो ईरान के साथ रिटेलिएशन में उसने सारी कंसंट्रेशन डाइवर्ट कहाँ से कर दी? यूक्रेन वापस। तो ये रशिया के लिए ब्लेसिंग हो गई। अब चाइना और रशिया क्या करेंगे? एक तो वो खुद सिक्योर हो गए, सेकंड वो प्रॉक्सी में इन्वॉल्व होंगे क्योंकि अमेरिका हमेशा उनका आर्च राइवल रहा है एंड दे यूज दैट, और उसको वो यूज करेंगे। और जो मुझे नजर आ रहा है, फ्यूचर में सिंगल ग्लोबल पावर नहीं होगी, फ्यूचर में ब्लॉक्स की शक्ल में पावर होगी, और ब्लॉक्स की शक्ल में ही रूल होगा ग्लोब का। जैसे अमेरिका था, अमेरिका ने 1970 से लेकर 2000 या आज के दिन तक कह ले, उसको रूल आउट किया है एज ए सिंगल स्टेट। उसने नेटो की शक्ल में एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट बनाया। उसने डिफरेंट इकोनॉमी के बेस पे गिरे उनकी डाइवर्स डिफरेंट ग्रेडिंग की, और उसमें उसमें डिफरेंट रोल मुतय्यन किए। तो अब जो है ग्लोबल पावर इस तरफ नहीं जाएगी। एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड वी विश के अमेरिका को होश के नाकर लेने चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का सिनेरियो नहीं है कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज करें और कोई स्टेट आपको रिटेलिएट ना करे। एंड अनडिस्क्लोज न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ ईरान के पास जो हैं, वो माइट भी क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कभी उन्होंने इंस्पेक्ट भी नहीं करने दिया। तो इस ये ना हो कि ये वॉर पूरी दुनिया के लिए फ्लैश पॉइंट बन जाए, और ना कोई इसको रूल करने वाला बने, ना रूलर और ना राया बने, ना आवाम बने, और ना कोई हुक्मरान बने। हैव ए गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, सी यू नेक्स्ट।